नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक श्री अमन सांडिल्य जी। भैया को नमस्कार। भैया, अभी आज बिहार में इंडी गठबंधन के सीटों का बंटवारा हो गया, जिसके तहत 26 सीटें आरजेडी लड़ रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीट कम्युनिस्टों को दिया गया है। क्या ये 26 सीटें लड़कर आरजेडी कुछ पा पाएगी? पिछली बार शून्य रही थी, क्या इस बार कुछ उम्मीद लग रहा है या इस बार भी स्वाहा ही रहेगी आरजेडी? जी नमस्कार। देखिए, सबसे अगर हम बिहार में जो सीट का बंटवारा हुआ है और जिस तरह का गठबंधन चल रहा है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस है, और दोनों के बीच में टक्कर है। अभी तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो पत्रकार है, पत्रकारों का भी दो मत है इसमें। एक पत्रकार, एक वर्ग वो है जो पूरी तरह से एनडीए अलायंस को, एनडीए यानी भाजपा का जो गठबंधन है, उसको कह रहे हैं कि ये कम से कम 38 और अधिक से अधिक 40 सीटों पर एनडीए जीत सकती है, यानी इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ रहता है अभी का जो प्रेडिक्शन है। लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं जो इससे सहमत नहीं है, यहां तक कि मैं भी इस बात से सहमत नहीं। राष्ट्रीय जनता दल को आप कांग्रेस को हल्के में ले सकते हैं बिहार में, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। इनका अपना जनाधार है। आरजेडी का एक मुश्त फिक्स वोट बैंक है। ये अलग बात है कि इस हवा में अगर मोदी की लहर चल गई तो उसमें अगर ये कामयाब हो गए राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंग लगाने में, यानी यादवों को भी बांटने में और मुसलमानों को भी बांटने में, वो वैसी फैक्टर भी अगर इसमें चल गया तो ये अलग बात है। हो सकता है बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में चला जाए, झोली में चला जाए। कांग्रेस, ठीक है, एक मिनट, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हुआ है, उसके वोटर्स जो है उसके साथ इंटैक्ट हैं, और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोट बैंक है कुछ जिलों में, जैसे कि भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, ये सब ऐसे जिले हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टियों का अच्छा खासा बोलबाला है। इसको आप कमतर नहीं आ सकते। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन है कि 38 सीटें एनडीए ले जाएंगी, 2 सीटों पर इंडी अलायंस जीतेगा, मुझे नहीं लगता है। मेरा जो मानना है कि अगर एनडीए अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा तो 30 या 32, कम से कम 8 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे या पार्टियां जो हैं, इनको 8 सीटें कम से कम तो मिलना तय है। इनमें कहीं से कांग्रेस भी दिख रही है एक आध सीटों पर जीतते हुए, ऐसा कुछ? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी कांग्रेस तो एक सीट किशनगंज, उसका पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के खाते में चला गया। जो उम्मीद इस बार भी है कि कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद सीट जो सासाराम संसदीय क्षेत्र था, इस बार ये सूचना आ रही है कि मीरा कुमार अपने स्वास्थ्य वजहों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके जगह पर यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ती है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ता है, कौन लड़ेगा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अगर आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो वो अच्छा खासा फाइट देगा, लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो अब कांग्रेस के साथ मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी। मीरा कुमार के जगह पर किसी और को कांग्रेस अगर टिकट देती है तो यहाँ से एनडीए सासाराम संसदीय क्षेत्र से क्लियर आसानी से जीत जाएगा। दूसरी बात एक यह है कि जो भी गठबंधन की स्थिति है फिलहाल, आप कह रहे हैं कि 8 सीटें जीतने की स्थिति बन रही है, लेकिन अभी जो दिख रहा है जैसे पूर्णिया सीट पे विरोधाभास, बीमा भारती को चुनाव का टिकट दे देना आरजेडी का, और पप्पू यादव वहां से ताल ठोक रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक है, बहुत मजबूत है। इसके बाद भी आपसी खींचतान जो है इनको नुकसान करते दिख रहा है। मैं एक बात मैं बोला ना
राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट है, ठीक है। आपसी खींचातान से वोटर प्रभावित होने वाले नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि प्रभावित कौन हो सकता है, कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावित वो वोटर होंगे जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, जिनका अपनी कोई पार्टी नहीं होती, वो हवा को देख करके वोटिंग करते हैं या परिस्थिति को या कैंडिडेट को देख करके वोटिंग करते हैं, वो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। वो हो सकता है उन पर प्रभाव पड़े, लेकिन मिला जुला करके टक्कर रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगा। अरे यहाँ पर दो ही अलायंस ही है, एनडीए और इंडिया अलायंस, टक्कर तो इनके बीच में होना है, ठीक है। कोई जीते कोई हारे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टक्कर देगा, मजबूती से टक्कर देगा, ठीक है। और इतना आसान भी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को बिहार में आसानी से हराया जा सके। ये अलग बात है कि 40 का 40 सीट एनडीए के पास चला जाए, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ लड़ना होगा एनडीए को। आसानी से 40 सीटें एनडीए के झोली में नहीं जाएंगी। मोदी जी ने जिस तरह आपने एक चीज कहा कि यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स ये जो है इंडी गठबंधन के साथ अटैक्ट हैं, मोदी जी ने जो भी काम किया है अब तक, क्या इससे यादव और मुस्लिमों का कुछ वोट बीजेपी नहीं दिख रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी विश्लेषक इस पर, राजनीतिक विश्लेषक मान करके चले कि 10% 20% यादवों का वोट या मुसलमानों का वोट भाजपा के साथ चला जाएगा, तो इस आधार पर नहीं जाएगा कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। याद रखिए, बिहार में जो वोटिंग का पैटर्न है, विकास एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ जाति एक विशेष मुद्दा है, और उस जाति के जो दबंग नेता हैं वो एक विशेष, वो एक मेन फैक्टर में होते हैं, फैक्टर है वो। लालू प्रसाद यादव बिहार में नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार या कोई भी कितना ही काम कर ले, लेकिन यादवों का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव है। पप्पू यादव इतना संघर्ष किए, आज तक यादवों ने कभी पप्पू यादव को अपना नेता नहीं माना, अभी तक नहीं माना। आज पप्पू यादव क्या है, दूध की मक्खी की तरह है, ठीक है। 3 बार पार्टी बनाए हैं, तोड़े हैं, विलय किए हैं, कभी आरजेडी में, कभी किसी में, कभी किसी, ये तीसरी बार विलय किए हैं कांग्रेस में, तीसरी बार विलय किए कांग्रेस में, ठीक है। खैर उनकी पत्नी तो पहले से कांग्रेस में है। तो अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है पप्पू यादव को बहुत कुछ घास देने के, क्या कहते हैं उसको, भाव देने के तैयारी में नहीं है, घास डालने की तैयारी में नहीं है। पप्पू यादव को औकात दिखाना चाहते हैं तेजस्वी जी कि यादव का नेता मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, पप्पू यादव नहीं जी। और किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव वो तो है आगे बढ़ने से रोकने का ही प्रयास करेंगे, आगे नहीं बढ़ने। मतलब यहाँ के यादव की स्थिति यह कही जा सकती है कि लालू यादव के परिवार से ही कोई, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी हो, बुरा हो, मानसिकता वही है, लेकिन कुछ प्रतिशत, जिसको कि विश्लेषक कह रहे हैं कुछ प्रतिशत वोट टूट सकता है। कौन टूटेगा? अगर कोई यादव कैंडिडेट है, जैसे पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव हैं, वहां यादव डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, क्या जो, ठीक है। या नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहां डिवीजन होगा यादव का, ठीक है ना। तो ऐसे सीटों पर जहां यादव कैंडिडेट हैं और प्रभावशाली कैंडिडेट हैं, तो वो कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के या कैंडिडेट को देखते हुए डिवीजन हो सकता है, या कैडर का जो वोट है वो बीजेपी में आ सकता है, ठीक है। या किसी वजह से जो यादव नाराज है राष्ट्रीय जनता दल से या उसके नेतृत्व से, तो वो बीजेपी का वोटर हो सकता है। लेकिन अगर एक पूरे संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा, अधिकतम वोट तो ये संभव नहीं, अधिकतम वोट आरजेडी के पास जाएगा। मतलब यादवों को परिवारवाद से कोई गुरेज नहीं है बिहार में अभी भी। यादव, अच्छा एक बात बताइए कि बिहार, मैंने क्या कहा कि बिहार की जो सियासत है, यादव हो या कोई भी जाति, यहाँ जाति पर वोट पड़ता है। बात को समझिए, सिर्फ यादव इसके दोषी नहीं है, बिहार का जो समीकरण है ना, या सामाजिक जो परिवेश है यहाँ का, वो जिम्मेवार है। यादव को ही हम दोषी क्यों ठहराएंगे? दोषी नहीं ठहरा रहे। हर जाति, जितनी भी जातियां हैं, उसके कैंडिडेट अगर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको वोट जाता ही है और जाएगा ही। जाएगा ही। दूसरी बात
कि यही हाल मुसलमानों का भी है। ओवैसी फैक्टर काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। काम कर गया तो सीमांचल में एनडीए निश्चित तौर पर निकलेगा, अगर काम नहीं किया तो सीमांचल में चांस है 3-4 सीटों पर एकदम नेक टू नेक फाइट होगा, कांटे की टक्कर होगी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि सासाराम की चर्चा हमने की, हम लोगों ने, तो बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है और उम्मीद है कांग्रेस भी यहाँ से मीरा कुमार स्वास्थ्य के कारणों से नहीं चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेस का भी प्रत्याशी निश्चित रूप से कोई ना कोई दूसरा होगा, बदलेगा। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है या बन जाए कि जो बीजेपी के निवर्तमान सांसद जो है छेदी पासवान जी, ये नाराज होकर के या किसी भी कारण बस कांग्रेस का टिकट इनको मिल जाए या पा जाए, क्या ये बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि छेदी पासवान जी को कांग्रेस हाथों हाथों लेकर के तुरंत यहाँ टिकट दे देगी। पहली बात, अगर टिकट दे भी देगी तो यहाँ का पासवान वोटर छेदी पासवान के साथ नहीं जाएगा, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है, ठीक है ना, बिहार का जी। और छेदी पासवान का टिकट जो कटा है तो ऐसे नहीं कटा है, सर्वे हुआ है और सर्वे में पाया गया है कि अगर इनको इस बार टिकट दिया गया तो भाजपा का जो कोर वोटर है वो भाजपा के साथ न रह करके कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात की शिवेश राम है, तो शिवेश राम जी मुनीलाल राम के लड़के हैं और मुनीलाल राम की छवि जो रही है, 2 बार यहाँ से सांसद रहे और दोनों उनके सांसद जब तक रहे कार्यकाल में उनसे किसी की नाराजगी नहीं रही। ये अलग बात है कि अच्छे सांसद माने जाते हैं, अलग बात है कि 2014 में उनका टिकट कट गया, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनसे नाराजगी नहीं रही। तो शिवेश राम में लोग मुनीलाल राम की छवि ही देखते हैं, तो हमको लगता है कि भाजपा के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट है और मुनीलाल राम को लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा दलित वोट में महादलित का जो वोट है ना, जिसको रविदास वोटर कहते हैं, ये लोग बहुजन से कटेंगे और निश्चित तौर पर बीजेपी में ये शिफ्ट होंगे। और जहां तक अब चूंकि बिहार के समीकरण में दलितों में पासवान और रविदासों के बीच में एक संघर्ष रहा है कि जिधर रविदास जाते हैं उधर पासवान नहीं जाते, लेकिन अभी का जो समीकरण है, पासवानों के साथ मजबूरी है कि वो चिराग पासवान को देख रहे हैं, ठीक है ना, और जो रविदास वोटर्स हैं वो जाति को देखेंगे, तो शिवेश राम के साथ जाना लगभग तय है। उस आधार पर कह सकते हैं कि शिवेश राम का सासाराम संसदीय क्षेत्र से आसानी से निकल जाना, आसानी से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जीतना तय है। 50,000 से जीते या 1 लाख से जीते, लेकिन जीतना तय है। दूसरी बात एक चीज और है कि लालू परिवार में भी कुछ उनकी बेटी जो है उनको एक टिकट दिया गया है, जो रोहिणी आचार्य हैं, और इधर बीजेपी जो है वो परिवारवाद को राष्ट्रीय मुद्दा बना चुकी है और इसको लोग समझ भी रहे हैं कि निश्चित रूप से भारत की कुछ पार्टियां, 1-2 पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग अधिकतर पार्टियां परिवारवाद से घिरी हुई हैं, मतलब डूबी हुई हैं परिवारवाद। तो मोदी जी और लोगों के परिवारवाद पर इतने गंभीर सवाल उठाने के बाद भी अब परिवार से ही कैंडिडेट बनाना और परिवार को फिर सांसद विधायक मंत्री के लिए आगे बढ़ाना, या क्या इन लोगों को परिवारवाद से भय नहीं है? नहीं, इसमें समझ लीजिए, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लोक जनशक्ति पार्टी, या आप जो भी है डीएमके हुआ, सपा हो गया, ये जितनी पार्टियां हैं, इसको बनाने वाला एक व्यक्ति रहा है, उसका खून पसीना सब कुछ लगा है, ठीक है, उसी के व्यक्तित्व पर उसके वोटर्स फिक्स हुए हैं। अब लालू प्रसाद यादव अपने बल पर यहाँ बिहार में राजनीति किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल उस परिवार पर चल रहा है। आप एक तरफ सोचिए कि क्या अगर लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार आरजेडी को छोड़ देगा या आरजेडी से अलग हो जाए और किसी और को सत्ता आरजेडी का कमान दे दिया जाए, तो वो आरजेडी को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये ऐसी पार्टियां हैं जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, है ना, परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके पास कोई नीति, कोई सिद्धांत, कोई विजन, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये राजनीति में बने रहना है, शासन करना है, इसके लिए पार्टियां बनी हैं। तो इन पार्टियों के बारे में कभी भी ये मत सोचिए ये परिवारवाद से मुक्त हो जाएंगी,
क्योंकि जिस दिन मुक्त होंगी उस दिन ये बिहार से भी खत्म हो जाएंगी, बिहार भी इनसे मुक्त हो जाएगा। तो अगर आरजेडी का एग्जिस्टेंस बिहार में चाहते हैं तो परिवार का रहना जरूरी है, परिवार के लोगों का सांसद विधायक बने रहना जरूरी है, और यदि ये नहीं रहेंगे ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और ये तब तक ये लोग बने रहेंगे परिवारवाद में जब तक जनता ये दबंगई के साथ कहेंगे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पतोहू, हमारा साला, हमारा भगिना विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, और आपको जो करना है कर लीजिए। और कुछ इनके वोटर ऐसे हैं, लालू प्रसाद यादव जी से सवाल किया गया था, कुछ विपक्षियों ने सवाल उठाया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो चरवाहा बनेगा, तेजस्वी को लेकर के कमेंट किया गया था। बोला कि हम राजा रहे हैं, वो मेरा बेटा है, तो राज तिलक तो उसी का ना होगा। यानी बिहार में चाहे कोई कितना भी यादव दूसरा योग्य हो जाए, मुख्यमंत्री लालू यादव का बेटा ही। मैंने क्या कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यादवों की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल पारिवारिक पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है। लालू यादव के परिवार की पार्टी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की पार्टी। जी हाँ, वो होगा ही, वो यादवों के हित की पार्टी नहीं है। उसको यादव समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। जी बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी न किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।